नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ हिंदी के इस कक्ष में आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल को बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षा नीति 1986 से वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा से दूर ले जाते हैं। तो इस दूरी को पास कैसे लाया जाए, घर से और बच्चे को ज्ञान को किस प्रकार समायोजित किया जाए, इसीलिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकें भी विद्यार्थियों के लिए पढ़नी आवश्यक हैं। और उसी क्रम में आपके लिए वितान भाग 1 पाठ्यपुस्तक की सृजना की गई है ताकि आप पाठ्यक्रम के विषय से इतर विषयों के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो इसी पाठ्यपुस्तक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ शामिल है, राजस्थान की रजत बूंदें, और इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। आज हम प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र की इस कालजयी रचना को पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदें। सबसे पहले लेखक परिचय। प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का जन्म वर्धा, महाराष्ट्र में हुआ। पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन आपने किया। आज भी खड़े हैं तालाब, राजस्थान की रजत बूंदें आपकी बहुत ही प्रशंसित पुस्तकों में से रही है। पर्यावरण संबंधी कई आंदोलनों से न केवल आप घनिष्ठ रूप से जुड़े रहे बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से आप संबद्ध रहे और इस प्रकार एक नई मुहिम, एक नया रास्ता युवा वर्ग को, देश को, समाज को दिखाने के लिए आपने बहुत काम किया। आज हम आप ही की यशस्वी रचना राजस्थान की रजत बूंदें पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पाठ का सार। यह रचना राजस्थान की रजत बूंदें राजस्थान की जल समस्या का समाधान मात्र नहीं है बल्कि यह जमीन की अतल गहराइयों में जीवन की पहचान है। यह धीरे धीरे भाषा की ऐसी दुनिया में ले जाती है जो कविता नहीं है, कहानी नहीं है, पर पानी की हर आहट की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेखक राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कुएं खोदने का काम चेलवांजी करते हैं। चेलवांजी यानी चेजारो। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम
या ज़्यादा होती है। ये विशेष कारण क्या है, इसकी पड़ताल लेखक करते हैं। लेखक हमें अनेक ऐसी बातें बताते हैं जो साधारणतः हम लोगों को समझ में नहीं आती, जिन पे चर्चा परिचर्चा हम नहीं करते। चेलवांजी एक बहुत ही छोटी बसोली से, जिसे वे बसोली नाम देते हैं, खुदाई करते हैं। क्योंकि कुएं का व्यास छोटा होता है तो नीचे गहरा अंधेरा, अत्यधिक गर्मी, बहुत कम स्थान रहता है और उस स्थान में अन्य किसी औजार से वे काम नहीं कर सकते। अतः वे अपनी बसोली के माध्यम से उसमें खुदाई करते हैं। गर्मी कम करने के लिए बाहर खड़े लोग बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर से नीचे फेंकते हैं। इससे ताज़ी हवा अंदर आती है और गहराई में जमा दमघोटू गर्म हवा बाहर निकलती है। चेलवांजी सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का बर्तन टोप की तरह पहनते हैं ताकि चोट न लगे। थोड़ी खुदाई होने पर इकट्ठा हुआ मलबा बाल्टी के जरिए बाहर निकाला जाता है। चेलवांजी कुएं की खुदाई व चिनाई करने वाले प्रशिक्षित लोग होते हैं। कुएं से छोटी होती है परंतु गहराई कम होती है। कुएं में न सतह पर बहने वाला पानी आता है और न भूजल। मरुभूमि में रेत अत्यधिक है। चारों तरफ जहां आप देखेंगे आपको रेत ही रेत दिखाई देगी। इसलिए कहते हैं धरती धोरानी। तो वहाँ रेत के बहुत अधिक टीले हैं। यहाँ वर्षा का पानी शीघ्र ही भूमि में समा जाता है। रेत की सतह से 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। कुइयों में पानी रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस पट्टी से खारा पानी मीठे पानी के साथ मिल नहीं पाता। पीने के पानी के लिए कुइयाँ ही बनाई जाती हैं, क्योंकि पट्टी के बारे में पता लगाने की भी अपनी तकनीक है। जिस स्थान पर पानी, बारिश का पानी लंबे समय तक ज़मीन में नहीं रमता तो मान लिया जाता है कि यहाँ वह पट्टी चल रही है जो ऊपर के पानी को नीचे के पानी से मिलने से रोकती है। यह पट्टी वर्षा के पानी वह गहरे खारे भूजल को मिलने से रोकती है। अतः बारिश का पानी रेत की नमी की तरह फैल जाता है। रेत के कण अलग अलग होते हैं, वे चिपकते नहीं। पानी गिरने पर कण भारी हो जाते हैं परंतु अपनी जगह नहीं छोड़ते। इस कारण मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। वर्षा का भीषण समाया जल अंदर ही रहता है। यह नमी बूंद बूंद करके कुएं में समा जाती है। मिट्टी का बहुत ही अच्छा और चित्रात्मक वर्णन लेखक अपनी शैली में करते हैं। कुएं के बारे में वे बताते हैं, लगभग 5 हाथ के व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहाँ कुएं खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है न खींप ही, रेजानी पानी है जो वहाँ भी कुइयाँ ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बैण, बावल या कुंबट के पेड़ों
की डगालों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आक तक से भी काम चला लिया जाता है। इस प्रकार मरुभूमि के लोग अपने वहाँ जो चीज़ें उपलब्ध हैं उनमें से एक एक का उपयोग अपने आप को जीवित रखने के लिए करते हैं। मरुभूमि में जो पानी पाया जाता है, जिसे लेखक राजस्थान की रजत बूंदें कहते हैं, जिनकी तुलना वे चांदी के साथ करते हैं, वह पानी 3 रूपों में बांटा जाता है। पालर पानी यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी, यह धरातल पर बहता है। दूसरा है पाताल पानी, जो कुओं में से निकाला जाता है, और इसका तीसरा रूप है रेजानी पानी। यह धरती के नीचे उतरा परंतु पाताल में न मिलने के कारण रेजानी कहलाया। लेखक इस संदर्भ में लिखते हैं, पालर पानी और पाताली पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरती से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया, पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुली भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिल अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। इस प्रकार उस खारे पानी से पानी को अलग किया जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो जीवन के लिए अनिवार्य यह तत्व लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। कुएं और कुएं की खुदाई का बड़ा ही चित्रात्मक वर्णन लेखक करते हैं। वे कहते हैं, कुएं का निर्माण करने में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो यह चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन की खुदाई से निकले मलबे को बाहर निकालते हुए काम की चिनाई कर दी जाती है। कुएं की चिनाई ईंट या रस्से से की जाती है। कुएं खोदने के साथ साथ खींप नामक घास से मोटा रस्सा तैयार किया जाता है। इसी प्रकार लट्ठों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण वह मेघवाल गृहस्थी स्वयं कुइयाँ खोदते थे। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है। इसके 3 कारण हैं। पहला, रेत में जमा पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं। यदि व्यास अधिक होगा तो उस पानी को निकालने में असुविधा होगी। अतः कुएं और कुएं के निर्माण के पीछे पीढ़ियों का अनुभव काम करता है। लेखक वहाँ की रेत के संदर्भ में भी बड़ी गहरी और शोधात्मक टिप्पणियाँ करते हैं। वे कहते हैं, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहाँ कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद भी धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकते नहीं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं।
मिट्टी का यह ज्ञान शास्त्र निश्चित रूप से कृषकों के लिए, आम आदमी के लिए बहुत ही लाभप्रद है। रेगिस्तान में, राजस्थान में पानी की संरक्षा सुरक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। कुएं का मुंह छोटा रखा जाता है, उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण हैं। लेखक बताते हैं कि छोटे व्यास की कुएं में पानी 2-4 हाथ ऊंचाई ले लेता है। पानी निकालने के लिए वहाँ चड़स का इस्तेमाल किया जाता है, जो विशेष रूप से पानी निकालने के लिए ही बनाई जाती है। छोटे मुंह को ढक्कन से ढकने में भी सुविधा रहती है, जिससे वाष्प कण नहीं बनते और कुएं का पानी भाप बन करके उड़ता नहीं है। उसकी संभावनाएं बहुत कम रह जाती हैं। साथ ही पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होने के कारण ढक्कन लगाने से उसकी चोरी की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। वहाँ सभी को कुइयाँ बनाने की इजाज़त नहीं मिलती और नई कुएं का निर्माण भी अपने आप में एक उत्सव है। कुएं गहरी हो तो उससे पानी खींचने के लिए ऊपर घिरनी या चक्री लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। जैसा कि हमने चर्चा की कि वहाँ खड़िया पत्थर की जो पट्टी गुजरती है वही इन कुइयों के भविष्य को तय करती है, तो लगभग आपको वहाँ हर घर में कुएं मिलेगी, क्योंकि कुएं निजी संपत्ति होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं की स्वीकृति के लिए आपको बहुत कम संभावनाएं हैं कि पंचायत से अनुमति प्राप्त हो सके। लेखक बताते हैं, रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इस कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खडेरो की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। लोग इस क्षेत्र को 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं और इसलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। इस प्रकार राजस्थान में पानी की एक एक बूंद बहुत कीमती है। अपने लंबे अनुभव के आधार पर राजस्थान के जीवंत लोगों ने उस पानी को सहेजना सीख लिया है। आपने उस प्रसिद्ध गीत में राजस्थान के संदर्भ में सुना होगा, यह है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, यहाँ प्रताप का वतन पला था आज़ादी के नारों पे, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पे, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी को तिलक करो यह धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। तो राजस्थान के लोग जो अपने वीरत्व के लिए जाने जाते हैं, जो अपने शौर्य के लिए जाने जाते हैं, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए जाने जाते हैं, वे आज देश का नेतृत्व एक और बहुत महत्वपूर्ण बात के लिए
कर रहे हैं और वह है जल संरक्षण। आप समझिए कि अगला विश्व युद्ध कुछ ऐसा बुद्धिजीवी मानते हैं कि यदि हुआ तो जल के लिए होगा और उससे निपटने का यही एक मार्ग है कि हम जल की एक एक बूंद को संचित करना सीखें। यह पाठ बहुत ही असरदार तरीके से हमारी लोक परंपराओं को, चेजारों के महत्व को, कुएं के निर्माण की प्रक्रिया को, प्रकृति में व्याप्त एक एक तत्व की उपादेयता को, उसे प्रयोग करने के तरीके को बहुत ही गंभीरता के साथ और ख़ास शैली के तहत दिखाता है। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? राजस्थान में अथाह रेत है। वर्षा का पानी रेत में समा जाता है जिससे नीचे की सतह पर नमी फैल जाती है। यह नमी खड़िया मिट्टी की परत के ऊपर तक रहती है। इस नमी को पानी के रूप में बदलने के लिए 4-5 हाथ के व्यास की जगह को 30 से 60 हाथ की गहराई तक खोदा जाता है और चिनाई की जाती है, रस्सियों से उसे सुरक्षित किया जाता है। इसी को कुएं कहते हैं। कुएं का स्त्रीलिंग है। यह कुएं से केवल व्यास में छोटी होती है, गहराई लगभग इनकी समान होती है। आम कुएं का व्यास 15 से 20 हाथ का होता है, परंतु कुएं का व्यास 4 या 5 हाथ का ही होता है। इस प्रकार कुइयाँ राजस्थान की जीवनदायिनी हैं। उनसे प्राप्त जल के माध्यम से ही राजस्थान के असंख्य लोगों को जीवन मिलता है। अगला प्रश्न है, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ आपकी कैसे मदद कर सकता है तथा देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या क्या उपाय हो रहे हैं, जानें और लिखें। दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में यह पाठ हमारी बहुत महत्वपूर्ण सहायता कर सकता है, क्योंकि यह पाठ राजस्थान, जहाँ पर पानी एक सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ कैसे लोग बूंद बूंद जल को एकत्र कर अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित कर अपने लंबे जीवनानुभव के माध्यम से जीवन को जीवंत बनाते हैं, उसकी प्रेरणा हमें देता है। जल का संरक्षण किया जाना चाहिए। यह पाठ हमें सिखाता है कि जल ही जीवन है। यदि जल नहीं होगा तो अभी आपने देखा कि चेन्नई जैसे महानगर में कैसा हाहाकार मचा था। यही स्थिति दिल्ली की है। आने वाले दिनों में इन दोनों महानगरों में जल की समस्या एक बहुत विकराल रूप ले सकती है। जल संरक्षण के तमाम तरह के उपायों पर हमें विचार करना चाहिए। पहली चीज़, पर्यावरण प्रदूषण के कारण वर्षा नहीं आ पाती, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, अतः हमें नए नए वृक्ष लगाने चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि बारिश का पानी उसी स्थान के जो भूजल स्रोत हैं उनमें डाल दिया जाए। हमें प्रयास किया जाना चाहिए कि जल के जो हमारे स्रोत हैं उनसे केवल आवश्यकता अनुसार ही जल लिया जाए। व्यर्थ किसी भी स्थिति में जल न बहाया जाए। ऐसे प्लांट, जो कंपनियां जो जल का बहुत अधिक मात्रा में दोहन करती हैं, वे ना लगाई जाएं। ऐसे वृक्ष जो बहुत अधिक जल लेते हैं, उन वृक्षों को कम से कम लगाया जाए। और एक जन जागरूकता अभियान चलाकर
लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाए, क्योंकि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी के बिना सब कुछ सूना है। रहीम जी की इस उक्ति को हमें ध्यान रखना चाहिए। मिश्र जी ने जो राजस्थान की रजत बूंदों के माध्यम से संदेश दिया है, वह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, उसे जीवन में लागू किया जाना चाहिए। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? पाठ के आधार पर बताइए। चेजारो अर्थात चिनाई करने वाले लोग, जो कुएं के निर्माण में दक्ष होते हैं। राजस्थान में पहले इन लोगों का बहुत अधिक सम्मान था। काम के साथ साथ उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। कुएं खुदने पर चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। इसके बाद भी उनका संबंध गांव से जुड़ा रहता था। प्रथा के अनुसार कुएं खोदने वाले को मंगल अवसरों पर नेक दिए जाते थे, भेंट दी जाती थी, अनाज में से उसे हिस्सा निकाल कर दिया जाता था। पर आज तमाम तरह की व्यवस्थाएं बदलने के साथ इस परंपरा में भी परिवर्तन आ गया है। अब मजदूरों के साथ इस प्रकार का संबंध नहीं रखा जाता। अब उन्हें केवल उनकी मजदूरी दी जाती है और काम से अलग कर दिया जाता है। प्राचीन समय में जिस प्रकार उनके साथ एक प्रगाढ़ संबंध रखा जाता था, वैसी स्थितियां अब देखने को नहीं मिलती। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा? जल और विशेष रूप से रेगिस्तान का जल, पीने योग्य जल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर यदि जल का मनमाने ढंग से उपयोग हो तो वह पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़े संकट का कारण बन सकता है। अतः सीमित मात्रा में लोगों को अनुमति दी जाए, पानी का वे दुरुपयोग न करें। जो जल है उसका बंटवारा पूरे समाज में समान रूप से हो, इसके लिए वहाँ कुएं निजी होते हुए भी सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर ग्राम समाज का अंकुश रहता है और रहना भी चाहिए। देश में ऐसे जोन जिन्हें डार्क जोन घोषित किया गया है, वहाँ भारत सरकार की अनुमति के बिना भी आप कुआं नहीं खोद सकते। तो इस प्रकार जल चूंकि पूरे राष्ट्र की संपत्ति है, व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, अतः लेखक ने इसीलिए ऐसा कहा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। कुएं निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पालर पानी, पाताली पानी और रेजानी पानी। पालर पानी, यह पानी का वह रूप है जो सीधे बरसात से मिलता है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। इस पानी का वाष्पीकरण जल्दी होता है। काफ़ी पानी जमीन के अंदर चला जाता है। दूसरे प्रकार का पानी है पाताल पानी, जो पानी भूमि में जाकर भूजल में मिल जाता है, उसे पाताल पानी कहते हैं। इसे कुओं, पंपों, ट्यूबवेलों आदि के माध्यम से निकाला जाता है। अगला जो पानी का तीसरा प्रकार है वह है रेजानी पानी। यह पानी धरातल से नीचे उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। यह पालर पानी और पाताली पानी के बीच का है। वर्षा की मात्रा नापने में
इंच या सेंटीमीटर का नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा का माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है और कुइयों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार इन प्रश्नों के माध्यम से हमने गहराई के साथ पाठ के आत्म तत्व को समझा। अनुपम मिश्र एक पर्यावरणविद हैं। वे इस पाठ के माध्यम से जल के महत्व को, जल संरक्षण के महत्व को, राष्ट्रीय परिदृश्य में जल की आवश्यकता को बहुत ही विशिष्ट शैली के माध्यम से हमें समझाते हैं। हमें निरंतर अपने स्थान पर रहते हुए जल संरक्षण के इन उपायों के लिए प्रयास करना चाहिए। वास्तव में जल की बूंदें केवल राजस्थान की भूमि के लिए रजत बूंदें नहीं हैं, वे हम सब के लिए रजत बूंदें हैं। अतः उनकी संरक्षा और सुरक्षा के उपाय हम सबको मिलकर करने चाहिए। इस पाठ का आप अध्ययन करें और आनंद लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।